नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं प्रकाश ब्लॉग विजन। सृजन महिला विकास सहयोग समिति, ये नाम जितना लंबा है उससे भी लंबी इसकी घोटाले की कहानी है। 2004 से इस घोटाले की कहानी शुरू हुई और 14 वर्षों तक यह घोटाला चलता रहा। आश्चर्य की बात यह है कि कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। सृजन संस्था की शुरुआत गरीब निसहाय महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत महिलाओं के द्वारा बने उत्पाद को बाजार में बेचा जाता था। इस प्रकार संस्था महिलाओं को रोजगार देने का काम करती थी। 1996 में सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में संस्था को मान्यता दी गई थी। वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में सदस्य महिलाओं के पैसे भी जमा किए जाते थे, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता था। विशेष परिस्थिति में महिलाओं को संस्था लोन भी प्रदान करती थी। सृजन संस्था की शुरुआत महज 2 महिलाओं के साथ मनोरमा देवी ने की थी। मनोरमा देवी ने अपने बेटे और बहू को सृजन के साथ जोड़ा। बहू रजनी प्रिया को मनोरमा देवी ने संस्था का सचिव बनाया था, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोरमा देवी के अत्यंत करीबी संधि लेखाकार यानी चार्टेड अकाउंटेंट प्रणब घोष सृजन के वित्तीय सलाहकार और घोटाले के गुरु घंटाल थे। सरकारी खजाने में सेंध लगाकर और उस धन को इस रूप में खपाने की तरकीब उन्हीं के शातिर दिमाग का उपज था। अगस्त 2017 भागलपुर जिलाधिकारी आदेश तितरमारे का हस्ताक्षर किया हुआ चेक बैंक ने यह कहकर वापस कर दिया कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है। यह चेक एक सरकारी खाते का था। भागलपुर जिलाधिकारी को यह बात मालूम था कि खाते में पर्याप्त बैलेंस हैं। इसके बाद उनके द्वारा एक जांच की कमेटी बनाई गई और कमेटी के जांच के बाद यह बात साफ हो गई कि बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के सरकारी खाते में कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी राज्य सरकार को दी। इस तरह से घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई। कई सरकारी विभागों का रकम सीधे विभागीय खातों में न जाकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम के एक एनजीओ के 6 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे और फिर इस एनजीओ के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक कर्मियों के मिली भगत से सरकारी पैसों की हेरा फेरी की जाती थी। मामला सामने आने पर बिहार पुलिस की आर्थिक इकाई का एक विशेष दल भागलपुर पहुंचा। इस टीम को 3 दिन यह समझने में लग गए कि एक सरकारी खाते का पैसा एनजीओ के खाते में कैसे आया। इस घोटाले को अंजाम देने का ढंग अपने आप में निराला था। फर्जी सॉफ्टवेयर बनाकर पासबुक को अपडेट किया जाता था और उसी सॉफ्टवेयर से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला जाता था। ये फर्जी स्टेटमेंट ठीक वैसा ही होता था जैसे कि सरकारी बैंकों का होता है। दिलचस्प बात यह है कि घोटाले से जुड़े लोग इस फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए इस राशि को अपडेट भी करवा दिया करते थे। घोटालेबाजों के द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अगर किसी लाभार्थी को सरकारी चेक दिया जा रहा है तो उस चेक का भुगतान अवश्य हो जाए। सरकारी चेक आने पर बैंक कर्मियों के द्वारा उन घोटालेबाजों को सूचना मिल जाया करती थी और उस चेक का अमाउंट सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। यह अपने आप में एक नए तरीके का घोटाला था। संगठित तरीके से एक सरकारी रकम को एनजीओ में भेजा जाना और फिर इस पैसे का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना। यह प्रशासनिक चूक वर्षों तक चलती रही। हर साल विभागीय खाते का ऑडिट होता रहा, लेकिन संजोग की बात यह है कि उस ऑडिट में भी यह घोटाला पकड़ में नहीं आ सका। यह बात बहुत हैरानी वाली थी और इससे सुशासन के दावों पर सवालिया निशान भी लगता है। जैसे जैसे घोटालों का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे विपक्षी दलों का सरकार पर हमला भी बढ़ता गया। अंतर राज्य सरकार को सीबीआई जांच कराने का फैसला भी लेना पड़ा। सृजन घोटाले के आरोपी 13 बैंक अधिकारियों ने सीबीआई जांच अधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा किया है और ऑडिट टीम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऑडिट टीम अगर सही रिपोर्ट देती तो बैंकों में पैसा जमा नहीं होता। ऑडिट टीम के गलत रिपोर्ट के कारण ही सरकारी कार्यालयों के पैसे बैंकों में जमा होते रहे।
बैंकरों का आरोप है कि सीबीआई के जांच में स्टेट ऑडिट टीम की न तो जांच की गई और न ही पूछताछ की गई। बैंकरों के वकील उदय प्रताप सिंह ने बतलाया कि रीट में सीबीआई को नोटिस कर जवाब देने की अपील की गई है। आपको बतला दें कि सृजन घोटाला 1900 करोड़ रुपए का था। सृजन घोटाले के आरोपी अभी जमानत पर चल रहे हैं और सीबीआई जांच अभी ठंडे बस्ते में चला गया है।